दोस्तों जय हिंद। दोस्तों ये लूसेंट बुक का दूसरा पार्ट है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें हमने इतिहास, उनके वेद, विदेशी लेखकों से मिलने वाली जानकारी और पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिलते हैं उनके बारे में हमने पहले सेशन में हमने पढ़ चुका है। और ये दूसरा सेशन हमारा है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिकंदर क्या है, इन सब के बारे में हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने पूरी लूसेंट बुक का टारगेट लगभग 100 आवर्स रखा है कि 100 आवर्स में हम इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और बुक के हर एक एक शब्द को, कंटेंट को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप बोर हो जाते हो और जितना सारा कुछ हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा सर के ऊपर से चला जाता है। इसलिए हम यहाँ पे हर वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको लूसेंट बुक का पेज दिख रहा है, जिस तरह लूसेंट बुक में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर आधा एक साइड लिखा हुआ है और आधा एक साइड, जिससे शब्दों को देखने और पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें उतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती है। इसलिए पेज के हर एक चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये हम इसमें देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। जैसे हम फर्स्ट सेशन में बता चुके हैं कि प्राचीन समय में जो वर्षों की गिनती होती थी वो उल्टी होती थी। जैसे अभी 2020 है तो उसकी उल्टी गिनती जब होगी तो 2019, 2018, 2017 इस तरह से गिनती प्राचीन समय में होती थी। सेकंड पॉइंट है सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। ये एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे बनता है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। जो सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। फोर्थ पॉइंट इसका है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाष्ट नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता या सेंधव सभ्यता नगरीय सिंधु सभ्यता या सेंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वे सेंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। यहाँ पे जो सेंधव सभ्यता से प्राप्ति जो परिपक्व अवस्था वाले जो स्थल थे उनमें केवल 6 ही बड़े नगर को संज्ञा दी गई, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है मोहनजोदड़ो, सेकंड में है हड़प्पा, थर्ड में है गढ़वारीवाला, फोर्थ में है धोलावीरा, फाइव में है राखीगढ़ी और 6 में है कालीबंगन, जिन्हें सेंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले केवल 6 जो है उनको संज्ञा इन्हें दी गई। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो हड़प्पा संस्कृति जो खोजी गई वो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में इसकी संस्कृति पाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोयल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जो सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे वो लोथल एवं सुतकोतदा थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जो खेत जैसे हम कृषि तैयार करते हैं फसल उगाने के लिए, तो उससे पहले उन्हें कृषि को तैयार किया जाता है, जोता जाता है। तो जो खेत को जोतने का जो प्रयोग था वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसका है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे होंगे कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। स्क्रीन में यहाँ पे सेंधव सभ्यता की जो इमारत थी स्नानागार प्रदर्शित किया गया है। अब इसके बाद देखिए सिंधु काल में विदेशी व्यापार, जैसे यहाँ पे जो विदेशी व्यापार हुआ करता था स्क्रीन में देखिए, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक थी, जो हम पहले भी इसके ऊपर जो पॉइंट था उसमें पढ़ चुके हैं, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड में
कुंड जो था वो 11.88 मीटर लंबा था। जो स्नान कुंड था मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला, जो उसमें 11.88 मीटर ये लंबा था, 7.01 मीटर ये चौड़ा था और 2.43 मीटर ये गहरा था। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्नानागार किस तरह ये दिखाई देता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जो नोट निकल के आते हैं उन्हें हमने पहले से अंडरलाइन कर चुके हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिलती है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिलते हैं। मनके जिसे हम गुड़िया कहते हैं, गुड़िया जो मनके बनाने में काम आते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे आप देख सकते हो कि अभी जो हम बाईं ओर से जो लिखावट करते हैं तो बाईं ओर, फिर जैसे हमारी लाइन खत्म हुई तो फिर बाईं ओर से ही शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और जब भी अभिलेख एक से अधिक पंक्ति में होता था तब उसे पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति वही उसके नीचे से बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को यहाँ अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। हम पिछले सेशन में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे चुके हैं, वहाँ पे आप जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन इसका जो उपयोग किया था वो चावल की किया था। ये जो गेहूं और जौ थी उनकी पहली फसल थी और जो उपयोग उन्होंने जो किया था वो चावल की फसल को इन्होंने उपयोग किया था। सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ पे जो मिठास के लिए अभी तो शर्करा जो कि शक्कर की मात्रा, शुगर जो मिठास के लिए निकल चुकी है, लेकिन प्राचीन समय में जब मिठास के लिए कुछ था तो वो शहद ही प्रयोग किया करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो चावल का जो प्रथम साक्ष्य हुआ वो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि सूरत कोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सेंधकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। यहाँ पे जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। सेंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बैलगाड़ी जिसमें सामने 2 बैल होते हैं, पीछे 2 चक्के होते हैं और ये पूरी बैलगाड़ी जो है वो लकड़ियाँ की बनी होती है जिसमें किसान अपने सामान को लाद कर लेकर जाता है। आजकल ये पूरी तरह से तो नहीं, पर कुछ मात्रा में ये कम हो गई और कुछ ही मात्रा में ये गाँवों में देखने को मिलती है, क्योंकि आज का ट्रैक्टर ने इनका जो भी है काम ट्रैक्टर ने ले लिया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का, जो पिग्गट था उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य में, जो विस्तृत जो बड़ा साम्राज्य होता है, एक साथ मिलाकर इन्हें दोनों को जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे, क्योंकि जब उर्वरता, जब इनसे फसल होती है तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने इन्हें उर्वरता की देवी जमीन को माना और उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अब यहाँ पे जो वृक्ष पूजा होती है और शिव पूजा होती है उनके जो साक्ष्य है वो सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह किस प्रकार का होता है। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे
एक पॉइंट भी है कि सिंधु घाटी के जो नगर हैं उनमें किसी भी मंदिर के अवशेष यहाँ पे नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यहाँ पे मातृ देवी की स्थापना जो थी सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है पशुओं में कुबड़ा वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ा वाला सांड होता है इस सभ्यता के लिए जो था वो विशेष पूजनीय था। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री जो थी वो मृण मूर्तियां, मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पे जो मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलती थी इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो सेंधव समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। सेंधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे जो वस्त्र होते थे उनके जो सूती और ऊनी वस्त्रों का यहाँ पे ये प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल जो मनोरंजन के बहुत से साधन निकल चुके हैं जैसे मोबाइल, टैबलेट, टीवी वगैरह वगैरह बहुत से निकल चुके हैं। लेकिन जो प्राचीन समय में थे तब तो कुछ इस प्रकार की कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, इसलिए ये जो मनोरंजन के साधन थे वो सिर्फ मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना, इसी से अपना जो था मनोरंजन किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पहले बर्तन भी मिट्टी के ही चलते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये तलवार नुकीली जो होती हैं उनसे परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा से प्रमाण मिले हैं। देखते हैं सेकंड नेक्स्ट पॉइंट पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी। अब देखिए यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा में शवों को दफनाने, जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट यहाँ पे बनता है कि हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन्हें हमने पहले अंडरलाइन कर चुके हैं। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। अब देखिए जो सेंधव सभ्यता जब विनाश हुई तो इसका जो प्रभावी जो कारण था वो बाढ़ था। बाढ़ आई हुई होगी और सेंधव सभ्यता का विनाश हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे मटका जो बर्तन वगैरह जो भी बनते थे ये सब मिट्टी के चलते थे। प्राचीन समय में ये जो थे वो मिट्टी से बनाए बनाए जाते थे और मिट्टी के ही चलते थे जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक टेबल देखने को मिलती है सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। स्क्रीन पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पे पूरी लुसेंट जीके बुक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट में कवर कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है, लुसेंट जीके बुक का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे चुके हैं। आप वहाँ पे जाके पहले पार्ट को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो बुरी लगे तो बेशक डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद क्या आता है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता क्या है। चलिए वैदिक सभ्यता का हम यहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि वैदिक सभ्यता से हमें क्या साक्ष्य, क्या प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। देखिए पहला पॉइंट कहता है वैदिक काल का विभाजन दो भागों। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। जैसे पहले भी बता चुके कि प्राचीन समय में जो वर्षों की गिनती होती थी वो उल्टी होती थी। सेकंड यहाँ पे टॉपिक है, ऑप्शन है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता यहाँ पे कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो कहा आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, अब नीचे पॉइंट में दे दिया आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। तो ये दोनों जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता ये आर्यों द्वारा ही निर्मित है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जब आर्य प्राचीन समय में जब आर्य हुआ करते थे तो उनकी जो भाषाएं थी वो संस्कृत थी, संस्कृत में बातें करते थे, संस्कृत में लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। जो 5 भाग हैं कुल
ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ये 5 भागों में आरोही क्रम में इन 5 भागों को आर्यों ने बांटा था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे। जैसे सभी जानते हैं कि ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते हैं। विष का जो प्रधान होता है वो विषपति कहलाता है, और जन के जो शासक होते हैं वो राजन, जन के शासक कहने चाहिए, जो जनता पे जो शासन करता था वो राजन कहलाता था। राज्य राज्याधिकारियों को पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, मतलब राज्याधिकारियों में जो थे वो पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। यहाँ पे जो है वो वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे, और जो विश्वामित्र थे वो उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सुत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। मतलब कहना चाहिए कि जो रत्नी थे वो 11 होते थे, और एक राजा को अगर हम मिलाएं तो ये 12 होते थे। सुत, रथकार तथा कम्मादी, और 12 राजा को मिला के इसकी 12 की संख्या मानी जाती थी। सेकंड पॉइंट है, पूरब, जो दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जो पूरब होते हैं और स्पष्ट होते थे, ये जनता की गतिविधियों को देखते थे कि राज्य में कहाँ जनता क्या और क्या कर रही है। ये जो थे पूरम, दुर्गपति और स्पष्ट जन देखते थे। देखिए, वाजपति जो था, जो राजा महाराजा होते उसमें वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उसके बाद उग्र जो होता था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य भी करता था। अब देखिए साइड में आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे जो है आप टॉपिक देख सकते हैं, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पे एक नोट हमें दिया गया है। नोट क्या कह रहा है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में जो है वो किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। हालांकि उसके पास जो न्यायाधिकारी था वो राजा किया करता था, लेकिन ऋग्वेद में इसका किसी भी प्रकार से कोई भी उल्लेख नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। जो राजा को सलाह दिया करती थी वो सभा एवं समिति जो थी वो संस्था राजा को सलाह दिया करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा और समिति जो थी सलाह देने वाली जो थी वो संस्था थी, लेकिन संभ्रांत लोगों में जो समिति सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व करती थी उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। यहाँ पे स्त्रियों को पूरी तरह से छूट थी कि वो सभा एवं समितियों में भाग ले सकती हैं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। जो युद्ध होता था उसमें जो युद्ध के लिए जो शब्द है वो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। अब यहाँ पे एक रावी जो कि ब्रैकेट में दिया गया है, इसे हम परुशणी भी कहते हैं। रावी जो नदी है उसे परुशणी भी यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण थे यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र जो थे पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पे आपको एक नोट मिलता होगा, 3 लाइन में यहाँ पे नोट है कि उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है, महापुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है, और वेदांग की कुल संख्या 6 है। देखिए यहाँ पे हम जो है लूसेंट बुक की पूरी बुक कवर कर रहे हैं और उसका एक एक शब्द यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। देखिए कुल का जो पिता होता था, अपने परिवार का जो होता था, समाज की छोटी सी इकाई परिवार या कुल, जिसका जो मुखिया होता था पिता, और उसे कुलप कहा जाता था, पिता को। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। अपने पति के साथ स्त्रियां यहाँ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन यहाँ पे नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। जैसे कि अगर विधवा किसी पत्नी का अगर पति वहाँ पे ना रहे, स्वर्गवास उनका हो जाए, तो वहाँ पे जो उनकी पत्नियां थी उनके देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आफला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। जो जीवन भर अविवाहित जो शादी नहीं करती थी उन स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ है वो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस जो पेय पदार्थ हुआ करता था आर्यों का, वो वनस्पति से बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, जिसमें से पहला वस्त्र है वास, दूसरा वस्त्र है अधिवास और तीसरा वस्त्र है उष्णिम। 19 अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता है। जो अंदर कपड़े पहना जाता था उन्हें नीवी कहा जाता था। इसके बाद प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक यहाँ पे दिए गए हैं। दर्शन प्रवर्तक यहाँ पे दिए गए हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धुत क्रीड़ा। जो थे वो ये 4 जो थे आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। यहाँ पे आर्य जो थे वो पशुपालन और कृषि किया करते थे। गाय को अधन्या ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। जो व्यापार के लिए दूर दूर या विदेश जाते थे उन व्यक्ति को क्या प्राचीन समय में पणी कहते थे। यहाँ पे जो थी वैदिक सभ्यता की बात हो रही, तो वैदिक सभ्यता में पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन आज मुद्राएं चल रही है, तो हम लेन देन कुछ भी लेन देन करते हैं तो मुद्राएं का लेन देन किया जाता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यहाँ पे जो है मनुष्य और देवता के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में जो है वो अग्नि की यहाँ पे पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है वैदिक सभ्यता का, कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। अब देखिए यहाँ ऋग्वेद में उल्लिखित सभी जो नदियां हैं उसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ये यहाँ पे एक नोट बनता है, यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गए, सॉरी। ऋग्वेद में जो है वो ऋग्वेद में जो था गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इनमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। यहाँ पे सिंधु नदी जो है उनका उल्लेख बहुत बार यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ दी गई हैं। इन ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ हैं इन्हें आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जब कभी पढ़ना चाहें तब इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अभी सर्वाधिक प्रिय पति देवता इसमें क्या हुए थे, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति इंद्र के स्थान पे हुए थे सर्वाधिक प्रिय देवता। इसके बाद देखिए ऋग्वैदिक कालीन देवता का यहाँ पे हम एक लिस्ट है, इसे आप या तो पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जबकि राज्याभिषेक होते थे, जैसे कि राजा का पुत्र जो होता है तो उसे राजकुमार कहा जाता था, लेकिन जब वो राज्य को संभालने लायक हो जाता था तब उसको राजा बनाया जाता था, तब उसे राज्य अभिषेक कहते हैं। जिसे उसी समय राजयूष यज्ञ का अनुष्ठान वहां पे किया जाता था ताकि राजकुमार को एक राजा बना सके। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। जो उत्तर वैदिक काल थे वो वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर जो थे वो निर्धारित होने लगे थे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो हल था उसे सिरा और उससे जो रेखा बनती थी हल रेखा, उसको सीता कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता था। संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। देखिए संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन सबसे पुराना दर्शन है। इसमें कुल 25 तत्व है, लेकिन पहला तत्व जो है वो हमारा पृथ्वी है। प्रकृति जो है हमारी, जो प्रकृति जो वातावरण आती है वो पहला तत्व माना गया है। सत्यमेव जयते
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इस उपनिषद में जो है वो यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से यहाँ पे की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। जो गायत्री मंत्र है वो सवित्र नाम के देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की यहाँ पे रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पहले ईंट या तो कच्चे होते थे या पत्थरों के बनाए जाते थे, पत्थरों के खासकर बनाए जाते थे जो घर थे। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो उत्तर वैदिक काल में जो था कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। ये तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि दो महाकाव्य महाभारत एवं रामायण ये महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। अब देखिए महाभारत का जो था वो पुराना नाम तो जय संहिता था और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ये माना गया है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल से ही हुआ। जो गोत्र नामक संस्था थी उनका जन्म जो है उत्तर वैदिक काल से ही हुआ। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे एक नोट देखने को मिलता है। नोट क्या कहता है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ये हमें नोट देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम पूरे लूसेंट की जीके की बुक यहाँ पे कवर कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टों में कवर कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। देखिए महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, भारत में कितने महाजनपद थे और उदय की इनकी कहानी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका पॉइंट कहता है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद में बांटा हुआ था। पूरे भारतवर्ष में जब बुद्ध के जन्म हुआ था, 6ठी शताब्दी चल रही थी ईसा पूर्व की, तब भारतवर्ष में जब था वो 16 जनपदों में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ जो है वो अगुत्तर निकाय से मिलती है। जो बौद्ध ग्रंथ जो है अगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आपको 16 महाजनपदों की एक लिस्ट मिल रही है, उनकी राजधानी और क्षेत्र किस क्षेत्र में है, अर्थात महाजनपद कितने हैं, कौन से महाजनपद है, उनकी राजधानियां क्या हैं और किस क्षेत्र में वो है, आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट में दिख रही है। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके इसे रख सकते हैं और बाद में इन्हें जब आपको समय मिले तब इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म। देखिए जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म से हमें क्या जानकारियां निकल के मिलती है वो हम पढ़ेंगे। तो जैन धर्म का जो पहला पॉइंट है निकल के आता है वो है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे नोट हमें मिला कि जो जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकर जो थे, जो प्रथम थे वो है ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वेशन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इसके बाद दी गई शिक्षा थी, इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई 4 प्रकार की शिक्षा इन्होंने दी थी। पहली शिक्षा है हिंसा न करना, दूसरी शिक्षा है सदा सत्य बोलना, तीसरी शिक्षा है चोरी न करना और चौथी शिक्षा है संपत्ति न रखना। ये जो थे पार्श्वनाथ थे, इन्होंने जो अश्वेशन के पुत्र थे, इन्होंने ये 4 शिक्षा दी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। ये 24वें जो जैन धर्म थे वो 24वें ही तीर्थकर इसमें हुए और अंतिम तीर्थकर जो थे 24वें वो महावीर स्वामी जैन थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता जो थी वो थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की ये बहन थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ये जो महावीर की पत्नी हुई उनका जो नाम था वो यशोदा एवं उनके जो पुत्र हुए उनका नाम यनोजा प्रियदर्शनी था। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। एक नोट यहाँ पे निकलता है कि जो महावीर के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रंभिक के समीप
रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। जो महावीर के जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ यहाँ पे कहा गया है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। अब यहाँ पे एक नोट निकल के बना कि महावीर के दामाद कौन थे, तो यहाँ पे जो महावीर के दामाद थे वो जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक बना। अब यहाँ पे हमें एक टेबल देखने को मिली, मुख्य जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसके बाद एक नोट यहाँ पे है, नोट क्या कहता है, 2 जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिनके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बांटा गया। यहाँ पे 2 संप्रदाय में बांटा गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वर्ण वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। इसके बाद जैन संगीतियाँ यहाँ पे है। प्रथम जो संगीतियाँ हैं ये 300 ईसा पूर्व वर्ष में रही और स्थल जो है पाटलिपुत्र और अध्यक्ष जिसके थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जो संगीति है वो 6वीं शताब्दी में रही। इसका स्थल है बल्लभी जो कि गुजरात में है और अध्यक्ष था क्षमा श्रवण। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब देखिए जैन धर्म के जो है वो त्रिरत्न है, 3 रत्न इसमें हैं, सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। फर्स्ट है अहिंसा, सेकंड है सत्य वचन, थर्ड है अस्तेय, फोर्थ है अपरिग्रह एवं फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। ये त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन यहाँ पे अनिवार्य है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहाँ पे जो है वो ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं है। यहाँ पे महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर हुए जो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास किया करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैन धर्म मनाने वाले कुछ राजा थे। अब देखिए जैन धर्म जो मनाते वो कुछ राजा थे, उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खरवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये जो शासक थे वो जैन धर्म मनाने वाले राजाएं थे। मैसूर के गंगवश में मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। जो खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल के शासकों ने किया। इसके बाद जो है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का जो प्रसिद्ध जो केंद्र था वो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्राबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। जो महावीर की मृत्यु 72 वर्ष में हुई जो कि 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। इसका आखिरी पॉइंट क्या कहता है, मल्ल राजा श्रप्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। देखिए ये हमने जो पढ़ा ये पूरी लूसेंट बुक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और यहाँ पे हमने जो देखा वो जैन धर्म देखा, उनके प्रमुख संस्थापक देखा और इनसे क्या हमें जानकारियाँ मिलती है
ये सब हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे जिसमें हम बौद्ध धर्म, बौद्ध सभाएं और इनसे संबंधित वैष्णव धर्म से शैव धर्म इत्यादि धर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में।